जब भारत के हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को इस तरह उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी कि उनको बताया जा रहा था कि वो मुल्क के अकेले ऐसे दुश्मन हैं, अगर वो रास्ते से हट जाएं तो विश्व गुरु बन जाए हिंदुस्तान। इतनी मुश्किल है कि अब स्कूलों में टीचर्स बच्चों को उनका मजहब देखकर सजा देने लगी हैं। रूह में मैं गई, मुझे बताया गया कि एक साथ 50 बुलडोजर मुसलमानों के घर, दुकान और उनके होटल तबाह कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइम नॉलेज चैनल। आज जिस औरत की वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो वीडियो क्लिप सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि उसको समझने के लिए है। इनका नाम है आरिफा खानम। ये एक मुस्लिम महिला पत्रकार हैं और पत्रकार भी छोटी मोटी नहीं है। द वायर का नाम सुना होगा आपने। द वायर के डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी पत्रकार हैं। जैसे रवीश कुमार आज तक किसी के सामने झुके नहीं, किसी से डरे नहीं, इसी तरह से ये मुस्लिम महिला पत्रकार हैं आरिफा खानम। ये आज आपको मंच से खड़े होकर कुछ समझाना चाहती हैं कि जिस समय हरियाणा के मेवात में दंगे हुए थे, वहाँ पर ये पत्रकारिता कर रही थी, तो वहाँ पर आरिफा खानम ने ये महसूस किया था कि सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से कितने बड़े पैमाने पर लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की जा रही थी। अपनी आंखों से देख रही थी, क्योंकि ये एक पत्रकार हैं तो इन्हें हर जगह जाने की इजाज़त थी। ये वो मंजर भी देख रही थी कि किस तरह से लोगों की दुकानों को ढाया जा रहा था। 50-50 बुलडोज़र एक टाइम में वहाँ पर चल रहे थे और इनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने बम मार दिया या किसी ने कोई मिसाइल यहाँ पर मार दी कि पूरा का पूरा एरिया तबाह कर दिया गया है। ये अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी और अंदर ही अंदर अपने आप से सवाल पूछ रही थी, क्या मुस्लिम होना इस देश के अंदर इतना बड़ा गलत चीज़ है? क्या मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर इस तरह से कार्रवाई की जाती है? दोस्तों, अगर कोई दोषी होता है तो अदालत है उसके लिए, अदालत फैसला देती है। उसके बाद तमाम कानून का एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करा जाता है, ना कि किसी के ऊपर आरोप लगने से उसके घरों को ढाया जाता है या उसकी दुकानों को ढाया जाता है। आज दुनिया के तमाम लोग ये बात जानते हैं। तो वीडियो में देरी नहीं करते हुए आरिफा खानम की वीडियो क्लिप देखिए कि जो कुछ ये समझाना चाह रही हैं, जो इनका दर्द छलका है आज इस वीडियो के अंदर, उसको देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और समझने की बात है। तो शुरू करते हैं वीडियो। हम अक्सर जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से एक स्लो जेनोसाइड, एक तरह का नरसंहार चल रहा है, एक तरह की इकोनॉमिक अपार्थाइड यहाँ पर इतनी मुश्किल है कि अब स्कूलों में टीचर्स बच्चों को उनका मजहब देखकर सज़ा देने लगी हैं। अब यहाँ पर आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल, जिनका काम है आपको बचाना, वो आपको मारने पे, आपका कत्ल करने पे उतारू हो जाते हैं। यहाँ पर नूह में मैं गई, मुझे बताया गया कि एक साथ 50 बुलडोज़र मुसलमानों के घर, दुकान और उनके होटल तबाह कर रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो लगा कि ऊपर से कोई हवाई हमला हुआ है। कई मीटर तक लगातार मेरी कार चलती रही और लगा कि कोई हवाई हमला हुआ है। सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया था। ऐसे वक्त में, जबकि ये पता नहीं कि आप सुबह दफ्तर के लिए निकले हैं, स्कूल के लिए निकले हैं, कॉलेज के लिए निकले हैं, शाम को आप सही सलामत घर लौटेंगे या नहीं। मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो सिर्फ एक ट्वीट, एक ख़बर या एक तकरीर से दूर हैं बस जेल जाने के, ऐसे दौर में मुझे लगा, अब्दुर्रहमान साहब ने जब बात की मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो इस किताब में थोड़ी देर के लिए मुस्कुराई मैं, लेकिन मुझे लगा कि ये उम्मीद से भरी किताब है। क्योंकि ये किताब सर्वाइवल की बात नहीं कर रही है, ये किताब हक़ की बात कर रही है। ये किताब रहम नहीं मांग रही है। ये किताब जो हमारा है वो हमें दे दिया जाए, ये मांग रही है। तो इसलिए मुझे इसका भी एहसास हुआ कि इस किताब के ज़रिए 20 करोड़ मुसलमानों का जो एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर है, उसकी उम्मीद भी बताती है ये किताब, और हिस्ट्री से हमें रूबरू कराती है कि ठीक है, जो तारीख़ है उसने बहुत बुरे दौर देखे हैं, इससे भी ज़्यादा बुरे दौर देखे हैं, और वो दौर गुज़र गया, ये दौर भी गुज़र जाएगा। जब आप पन्ने पलटते हैं तो बहुत सारे स्याह पन्ने नज़र आते हैं। इस किताब के ज़रिए भी मैंने देखा कि इस किताब में भी इससे ज़्यादा स्याह वक्त आया है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, मुसलमानों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और ख़ासकर ऐसे दौर में। अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आई हूँ यहाँ आने से ठीक पहले, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि कैसे
इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक मिस्ट्री बना दी है, एक रहस्य बना दिया है, जिसमें कभी कुछ पता नहीं चलता कि सेशन जो है वो 5 दिन का अनाउंस कर दिया गया। अब लोग कयास लगा रहे हैं बैठे हुए कि क्या भारत, इंडिया का नाम भारत बदला जाएगा, क्या संविधान बदला जाएगा, क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर जो कानून आ रहा है वो होगा, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, या इसके अलावा विमेंस रिजर्वेशन बिल आएगा। यानी किसी भी तरीके से कोई ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश नहीं है। एक ऐसा दौर है जो इलेक्टेड डिक्टेटर्स का दौर है। ऐसे दौर में, इलेक्टेड डिक्टेटर्स के दौर में, जहां आपके लिए नहीं आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है। एक पॉलिटिशियन को वोट, सबसे ज़्यादा वोट और सपोर्ट तब मिलता है जब वो माइनॉरिटीज़ के लिए काम नहीं करता। कितना ज़्यादा वो माइनॉरिटीज़ के बीच अनपॉपुलर है, गैर मकबूल है, कितना जुल्म वो उठा सकता है, कितनी नफरत भरी बातें वो कर सकता है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर खून खराबे का, इसकी बुनियाद पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में ये बात कर रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें कई बहस के मौजू हैं, मैं कुछ रोशनी जल्दी से मीडिया पर भी डालूंगी, उस बारे में मैं ज़्यादा जानती हूँ। इसमें ख़ासकर जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से मुसलमान अपना रिप्रेजेंटेशन मांगें। बात हो रही है कि क्या मुसलमान अपनी पार्टी बनाएं, बात हो रही है क्या मुसलमान जो सेक्युलर पार्टी हैं उनमें अपनी जायज़ जो हिस्सेदारी है उसकी डिमांड करें, उसकी मांग करें। बात ये भी हो रही है कि क्या मुसलमान एक प्रेशर ग्रुप की तरह सियासत से बाहर बैठकर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है, ये सही वक्त नहीं है जब आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि आपका चेहरा देखकर वोट इधर तो कम पड़ते हैं और उधर ज़्यादा पड़ते हैं। आपको दिखाकर पोलराइज किया जाता है वोटर को। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे ये ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पूरे मुल्क पर लागू होता हो। हर स्टेट की अपनी लोकल रियलिटीज़ हैं। कहीं पर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, कहीं पर सेक्युलर पार्टी के अंदर हिस्सेदारी ठीक है, कहीं पर हो सकता है इलेक्शन ना लड़ना ठीक हो, कहीं हो सकता है एक तरह की ज़बान बोलना ठीक हो, कहीं दूसरी तरह की ज़बान बोलना ठीक हो। सबसे बड़ा मकसद ये है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इसमें एक तरह की स्ट्रेटजी, एक तरह की हिकमत अमली हो। बहुत कुछ ऐसा है जो खिलाफ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी फेवर में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो नफ़रत की आवाज़ें हैं, जो तशद्दुद की और वायलेंस की आवाज़ें हैं, वो इतनी ज़ोर से बोल रही हैं, उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जो उसमें अमन की आवाज़ें हैं, जो एकता की आवाज़ें हैं, वो सुनाई कम देती हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ये बात हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी सुनी, ये बात काशीराम से भी सुनी नहीं बल्कि देखी। और दलितों का हाल मैंने देखा, ख़ासकर अपने स्टेट उत्तर प्रदेश में। मैंने ये भी देखा कि जहाँ छोटे लेवल पे भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आप समझिए म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे भी जहाँ रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरे इलाके को तरोताज़ा कर देता है, पूरे इलाके को जान बख्श देता है। पूरे इलाके में मैं समझती हूँ कि जो ख़ासकर जो मार्जिनलाइज तबके हैं, उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग इस पूरी रेस पे सोशली इकोनॉमिकली आगे बढ़ गए हैं। क्योंकि पावर के पूरे रिसोर्सेज जो हैं, जो पावर की नलियां हैं, वो स्रोत, वो जो सोर्सेज हैं, उन पर आपका कब्जा बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात आ रही है, एक मिसाल मैं सुन रही थी, आपसे भी बात करना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। अगर आप डाइनिंग टेबल पर नहीं है, अगर आपके पास कुर्सी नहीं है, आप खाने की मेज़ पे नहीं बैठे हैं, तो जो आप खा रहे हैं चीज़ें, जो मेन्यू है, वो वहाँ पर आप हैं। ये आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि नहीं, अगर आप डाइनिंग टेबल पे नहीं है, इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। तो इस बात को बहुत ही अहम है समझना। लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और युसरा ने कहा एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होने के नाते, ये भी आप देखिए अलग अलग तरह की पहचानें मिली हैं इस दौर में। पहले मुझे बहुत सारे लोग आके सोशल मीडिया पे कहते हैं, आप तो सिर्फ मुसलमानों की जर्नलिस्ट हैं, आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती हैं, आप तो सिर्फ उनके लिए रिपोर्टिंग करती हैं। पहले जब मुझसे कोई ऐसा कहता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं समझा कि मैं एक तबके की जर्नलिस्ट हूँ। मैं हमेशा समझती थी कि मैं सोशल जस्टिस ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ, जहाँ बात आती है कमज़ोर तबकों की, चाहे वो मुसलमान हों, दलित हों, आदिवासी हों, किसान हों, मज़दूर हों,
मैंने अभी सबसे पहले यहाँ औरतों का मसला उठाया। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं सोशल जस्टिस ओरिएंटेड, फ्रीडम ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ, राइट्स ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन अब कुछ दिनों से लगने लगा कि अच्छा लगने लगा जब किसी ने कहा कि आप मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं। न जाने क्यों अब मैं इसे एक ताज की तरह पहनती हूँ। और इसकी एक वजह है। मैं समझती हूँ कि एक ऐसे दौर में जहाँ 20 करोड़ लोगों की आवाज़ इस तरह दबाई जा रही हो कि जूता उनके गर्दन पे रखा हो, ऐसे दौर में मैं 20 करोड़ नहीं 20 लाख या 2 लाख लोगों की आवाज़, उनकी तकलीफ़, उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें, उनकी ज़िंदगी, अगर मैं उन्हें ज़रा सी भी आवाज़ दे पाती हूँ तो मेरा जर्नलिज्म, मेरी सहाफ़त कारगर है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप मुझे मुस्लिम जर्नलिस्ट करें। मैं पैदा हुई हूँ मुस्लिम घर में, मैं अपने को आइडेंटिफाई करती हूँ एज ए मुस्लिम, लेकिन मुझे लगा कि शायद एक बॉक्स में बांधने की एक कोशिश है और एक तरह से मुझे मेरी जो एक इमीडिएट आइडेंटिटी है, और ख़ासकर ऐसे बहुत सारे मौके रहे। मैंने हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज़ रूम में भी काम किया है और हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज़ रूम में मैंने बदतरीन कम्युनलिज्म सहा है। तो सिर्फ फ़र्क इतना हुआ है कि उस दौर में कम्युनलिज्म को बुरा माना जाता था, थोड़ा ढक के छिपा के कम्युनलिज्म किया जाता था। नरेंद्र मोदी ने आके उसी कम्युनलिज्म को फैशनेबल बना दिया। तो दोस्तों, आरफा खानम ने जिस तरह से बताया कि मेवात के अंदर ये अपनी गाड़ी में चल रही थी और लगातार ये देख रही थी कि ऐसी क़यामत यहाँ पर किसने ढाई है कि वो मुसलमान जिसने पाई पाई जमा करके अपनी दुकान बनाई थी, अपना मकान बनाया था, उसको सिर्फ इसलिए गिरा दिया जाता है क्योंकि वो धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखता है। क्या ऐसा कानून होता है? दोस्तों, हिंदुस्तान का जो कानून है, संविधान है, वो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक संविधान है। संविधान के अंदर हर एक इंसान को, जो जेल के अंदर अपराधी रहते हैं, उन तक को अधिकार दिया है कि आप जेल के अंदर रहने वाले कैदियों के साथ भी कोई अभद्र भाषा या कोई अभद्र हरकत नहीं कर सकते, उन्हें मार पीट नहीं सकते। ये राइट भी संविधान ने दिया है। तो ऐसे देश के अंदर जहां पर इतना मजबूत कानून होते साथे वहां पर धर्म विशेष के लोगों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है। दंगा, आप जानते हैं, जब कहीं पर दंगा होता है तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से दंगा होता है। कुछ लोग इधर के दोषी होते हैं, कुछ उधर के दोषी होते हैं, लेकिन उनको कानून का काम होता है कि सही दोषियों को पकड़ करके कानून के तहत उनको सज़ा दिलाई जाए। कानून का ये काम नहीं होता है कि आप ऑन द स्पॉट जज भी आप बन जाओ, सारे फैसले भी आप लो और जिसको चाहो उसको सज़ा दो, जिसको चाहो उसको छोड़ो। ऐसा नहीं होता है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप दुनिया की किसी भी पोस्ट पे हैं, लेकिन कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते और कोई अगर अपराधी है तो उसकी सज़ा कानून के तहत उसको मिलती है। तो आरफा खानम ने यहाँ पर जो बताने की कोशिश की कि इनका दिल कितना ज़्यादा दहला इन सारी चीज़ों को देखकर। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो थी आज की जो आपको दिखाई। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।